नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज पंजाब केसरी टीवी में आपके सामने एक ऐसे नेता को लिए हम हाजिर हुए हैं जो मध्य प्रदेश राजनीति से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और फिलहाल पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बालेंद्र शुक्ला जी पंजाब केसरी टीवी पर। नमस्कार। बालेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी 25 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी कांग्रेस की तरफ से चल रही है? देखिए, चुनाव के समय तो जैसी तैयारी होती है, होना चाहिए, और ये कोई पहला चुनाव नहीं है जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही हो। निरंतर तमाम चुनाव में पार्टी तैयारी करती है। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी 25 सीटों में प्रारंभ हो गई। जी बालेंद्र जी, भी हाल ही में लगभग महीना भर पहले ही आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। इससे पहले पिछले करीब 11 सालों से आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही जो अचानक आपको कांग्रेस में आना पड़ा है? इसका वैसे मैं तो जवाब दे चुका हूँ। फिलहाल अब आपसे शायद पहली दफे बातचीत हमारी हो रही है। जी, पहले भी कहा था कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे मान सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया। जी, यहाँ की जब शिवराज सिंह जी ने जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बुलाया, मुझे साथ लिया, तो मेरे पहली मुलाकात में ही शिवराज सिंह जी ने मुझसे कहा था कि शुक्ला जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो आपको मान सम्मान स्थान इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जी, तो मैंने कहा मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, यही चीजें जीवन में महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया। मैंने 10 साल तक मैं रहा वहां पर, और मैंने जैसा कहा कि वहां के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरा मान सम्मान दिया। यहाँ तक कि शिवराज सिंह जी ने मुझे एक आयोग बनाया था, मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग। इसका मुझे अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, लाल बत्ती की गाड़ी दी, मकान दिया, लाभ दिया, और मैं पूरे प्रदेश में मैंने उसके अंतर्गत कार्य किया। लेकिन मैंने ये देखा कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मेरा कोई भी राजनीतिक उपयोग नहीं किया। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और जहाँ तक इन सुविधाओं का सवाल है, ईश्वर की कृपा से ये सब मेरे पास पहले भी उपलब्ध रही, और जब मैं 13-14 साल मंत्री था तो ये सब मैं इनका सबका मैं आनंद ले चुका हूँ। मैं तो मेरे लिए तो बड़ी भारी बात नहीं थी। लेकिन अगर एक राजनीतिक व्यक्ति से राजनीतिक कार्य न लिया जाए तो उसको थोड़ा सा अफसोस होता है, दिक्कत जाती, परेशानी होती है। ये बात मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से, संगी साथियों से कही, बताई, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और जब मैंने ये देखा कि 10 साल में भी अगर ये मेरा राजनीतिक उपयोग नहीं कर पा रहे तो मुझको इस संस्था में बना रहने का कोई औचित्य नहीं है, और इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और आज मैं उसी दल में आ गया हूँ जहाँ से मैंने राजनीति शुरू की थी, और संभवतः समाप्त भी इसी दल में करूंगा। जी बालेंद्र जी, जो मीडिया में जिस तरीके से खबरें चल रही हैं कि आपने पार्टी बीजेपी जो है वो इसलिए छोड़ी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस पार्टी में आ गए थे, और जो जानकारी ये भी है कि शुरू से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आपकी पटरी नहीं खाई है, और शायद इसीलिए आपने बीजेपी को छोड़ के वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये बात पूर्णतः असत्य है। जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, और जब हमारे मित्र माधव सिंधिया नहीं रहे, उसके 6-8 महीने के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुन लिए गए। मैं 7 साल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी में रहा। अगर नहीं पटती होती तो मैं साल भर के अंदर छोड़ देता। 7 साल में कांग्रेस में रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारा उनके पटरी नहीं बैठ रही है, काम नहीं चल पा रहा है, मुझे वहां पर भी ऐसा प्रयास किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कि मुझसे कोई राजनीतिक कार्य नहीं ले रहा है, तो फिर मैंने पार्टी छोड़ी, वो भी 7 साल के बाद। अभी भी जब मैंने पार्टी ज्वाइन की है तो इस समय न केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, न मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो मैं किसी लालच से नहीं गया। मैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय क्या थे, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में गया, कोई ना वहाँ के अध्यक्ष थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना मेरा कुछ कर सकते थे, ना ले सकते थे, ना दे सकते थे। तो उनके आने से ऐसा नहीं कि उन्होंने बिच्छू ने काट दिया हो या मुझे करंट लग गया हो कि सिंधिया आए नहीं कि मैं भाग खड़ा हुआ मैं। तो सिंधिया के आने ना आने से कोई मकसद नहीं है।
मैंने जैसा आपको बताया कि भारतीय जी जनता पार्टी ने मेरा कोई राजनीतिक उपयोग नहीं किया और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में आ गया। अब ये इत्तेफाक है कि इसी दौरान सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन मेरे छोड़ने और कांग्रेस ज्वाइन करने के बीच में कोई संबंध नहीं है। जी, जिस तरीके से ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो वहां पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं और सिंधिया का गढ़ ग्वालियर को कहा जाता है, लेकिन साथ ही जो वोट बैंक की तरफ अगर हम नजर डालें तो ब्राह्मण चेहरा सबसे ज्यादा है, ब्राह्मण वोट बैंक सबसे ज्यादा है वहां पे और आप खुद ब्राह्मण चेहरा है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस आपको टिकट तो नहीं देने वाली? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देगी नहीं देगी ये तो सुनिश्चित है ही नहीं। अगर जी कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा, नहीं टिकट देगी तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं निश्चित तौर से काम करूंगा मैं। और जी उसमें केवल ब्राह्मण की बात नहीं होती है, क्योंकि मैं निरंतर जब मैं राजनीति में हूँ तो मैंने जातिगत आधार पे कोई काम किया नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस आधार पर टिकट देगी कि मैं एक ब्राह्मण चेहरा हूँ, लेकिन अगर मेरी उपयोगिता देखेगी तो जी उस हिसाब से निर्णय करेगी। जी बालेंद्र जी, भी कुछ देर पहले ही आपने कहा कि बीजेपी में पूरी तरीके से राजनीतिक उपयोग मेरा वहां पर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ी। इस बात का क्या आपको पूरा यकीन है कि कांग्रेस में वो उपयोग आपका होगा? शायद आप जानती होंगी कि मुझे कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी में आने के बाद मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसका अर्थ जी क्या होता है? इसका मतलब ही ये है कि कांग्रेस पार्टी मुझसे कुछ ना कुछ राजनीतिक कार्य लेगी, क्योंकि जी आज सरकार हमारी नहीं, संगठन ही सबसे बड़ा है और संगठन में नंबर 2 का पद उन्होंने मुझे दिया है, तो स्वाभाविक है कि मुझसे राजनीतिक कार्य कराएगी और मैं भी तैयार हूं उसके लिए। जी, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले ही नरोत्तम मिश्रा का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर अब युवा नहीं बचे हैं, युवा एक एक करके बाहर निकलते जा रहे हैं क्योंकि उसमें युवा सिर्फ राहुल गांधी हैं और कांग्रेस जो है वो सत्ता बुजुर्गों को दे रही है। अभी नरोत्तम मिश्रा ने कह तो दिया, खैर उनकी इच्छा है। नरोत्तम मिश्रा मेरे बड़े प्रिय है, मेरे छोटे भाई की तरह, लेकिन मैंने एक बात ये भी कही थी कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी जितना अपने को नौजवान बताते हैं उतने हैं नहीं। बाल काले करने से आदमी युवा नहीं हो जाता है। दूसरी चीज, युवा किसे कहेंगे, इसकी कोई परिभाषा है क्या? जब आदमी शासकीय सेवा में होता है तो 60 के आसपास उसको रिटायर कर देते हैं और ये माना जाता है कि वो काम करने योग्य नहीं रहा। लेकिन उसके अलावा जितने भी कार्य हैं, युवा किसे कहेंगे? कोई उम्र है, कोई सीमा है? जो व्यक्ति भी शारीरिक तौर से फिट है, मानसिक तौर से फिट है, काम करने योग्य है, वो युवा है। जो इस योग्य नहीं है वो तो 40 साल में बूढ़ा हो जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बुजुर्ग है, सीनियर लोग हैं, तो उनकी उपयोगिता नहीं है। उनकी उपयोगिता के हिसाब से ही उनको कार्य किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का इस टिप्पणी से कोई बहुत तुक नहीं दिखती मुझके अंदर। और मैं समझता हूँ कि अब मैं थोड़ी लंबी बात करना चाहूंगा आपसे कि तमिश्रा जी ने कह तो दिया है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 303 उनके सांसद आए, उस चुनाव के बाद अब क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में अगर युवा लोग आते चले जा रहे हैं, बड़ी दमदार पार्टी हो गई है, तो जितने भी राज्यों में चुनाव हुए सब में भारतीय जनता पार्टी को निराशा ही लगी, कहीं पर वो नहीं जीत पाए। तो क्या समझा जाए? उनके अंदर भी क्या युवा है या बुजुर्ग या क्या है? नतीजा बताता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और संभवतः अब नीचे की तरफ जा रही है। जी, जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी जो है वो लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है और ऐसे में आपको पीसीसी का उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी कि एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आप कैसे अपने विधायकों को बचाएंगे बीजेपी से? देखिए मैडम, हमारे जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोग गए थे उन सबको टिकट दे दिया गया जी। अब जिसको टिकट दिया गया है, और ये भी बड़ी प्रचलित बात है, केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, आम जनता कह रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के प्रेम की वजह से नहीं गए थे, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर नहीं गए थे, कुछ ले दे के गए थे। जब ले दे के गए थे तो आम जनता में इस बात का क्रोध है, नाराजगी है,
यहाँ तक कि बिल्कुल। इन विधायकों के साथ जो लोग थे वो आज उनसे कह रहे हैं कि भैया जो तुमको मिला था कुछ हमको भी तो दे दो। तो जब उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, आम जनता ये कह रही है, तो आप क्या सोचती हैं? ऐसे व्यक्तियों को क्या आम जनता उनको चुन के जिताएगी? तो अभी हमारी तैयारी हो ना हो, उनके हारने की तैयारी तो खुद उनके विधायक कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को जीतने में कहीं कोई दिक्कत जाएगी। जी, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती जरूर है ग्वालियर चंबल में, क्योंकि पूरा सिंधिया का गढ़ माना जाता है। मैडम, सिंधिया का गढ़ माना जाता है, माना जाता था किसी जमाने में। आज की तारीख में क्या है? अगर सिंधिया की दम पर ये विधायक जीते होते तो ऐसा लोकप्रिय नेता खुद के गढ़ में, ग्वालियर को तो आपने गढ़ कह दिया, लेकिन गुना शिवपुरी उनका गढ़ माना जाता है, उनका घर माना जाता है, जहां से निरंतर सिंधिया परिवार के लोग जीतते ही चले आए। उस गढ़ में 1.25 लाख से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया हारते तो आप आज भी क्या उसको अपना गढ़ बताएंगी? जहां वो खुद हार गए तो हम कैसे मान लें कि ग्वालियर चंबल संभाग उनका गढ़ है? अब वो गढ़ प्राचीन बात हो गई। अब तो यहाँ पर ना कोई गढ़ है, ना उनका किला है, ना उनकी लोकप्रियता है, और आने वाला चुनाव इस बात को सिद्ध कर देगा। जी, बलंदीज, ग्वालियर चंबल संभाग जो है आगे आने वाले समय में उन्हीं जगहों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में यही जगह है जो मध्य प्रदेश की राजनीति को आगे तय करने वाली है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सही है कि आज जो 25 चुनाव होने वाले हैं उसमें से 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग की है। और एक महत्वपूर्ण बात, और ये भी आप ठीक कह रही हैं कि इन 25 चुनाव के आधार पर ये निर्णय होगा कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, और इसलिए ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी दमदारी के साथ इस चुनाव में उतरेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्धारित कर दिए गए हैं उन सबकी छवि बेहद खराब है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस इलाके से, और बल्कि पूरे 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी, हमारे कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी, बलंदीज, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास में नंबर नहीं थे पूरे सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कोशिशें की, 2-3 बार फ्लोर टेस्ट भी हुआ जिसमें वो हार गई, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे जो मंसूबे थे बीजेपी के उसमें वो कामयाब हो गई। उसको लेकर आपकी क्या राय है? बीजेपी कामयाब नहीं हुई है, कामयाब हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि जब चुनाव हार गए उनकी छवि बिगड़ गई, लेकिन अति उत्साह में थे कि अब छवि कैसे वापस ली जाए। तो वापस अपनी वो छवि लाने के लिए वो शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए। ये स्थिति ऐसी थी कि जहां पतली सरकार थी, चाहे कांग्रेस की हो और आज भी बीजेपी की सरकार, तो उन्होंने क्या किया, सिंधिया जी ने ऐसा मौका देखा कि इस नाजुक घड़ी का पूरा फायदा उठाया जाए। और उस फायदा उन्होंने अपनी लोकप्रियता के कारण नहीं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो विधायक उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में गए वो कुछ ले दे के गए थे, तो उनके अंदर था कि हमें को कुछ मिल जाएगा। और सिंधिया जी भी ले दे के गए कि हमको भैया राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए, केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, जो लोग उनके साथ है सबको टिकट दे दिया जाए। तो एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत शिवराज सिंह जी ने किसी प्रकार उनकी सरकार बनी रहे, इसलिए उन्होंने चाल खेली। अब इस चाल में शिवराज सिंह मात खाएंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक मैं देखता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का घुटने टिकवा दिए। उन्होंने जो जो कुछ भी निर्णय किए वो उनके हिसाब से हुए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। इसलिए इस बात को आम जनता समझ रही है और आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। जी, बलंदीज, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी ने एक चाल खेली, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक चाल खेली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी तो एक चाल खेली, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कोई बड़ा चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास में, और उसी वक्त आपको बीजेपी से कांग्रेस के अंदर लाया जाता है, शामिल कराया जाता है और उपाध्यक्ष की पदवी भी दे दी जाती है आपको। नहीं, देखिए, मेरे अंदर क्या काबिलियत है नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा, और मेरा इतिहास भी। मैं भी 15 साल विधायक रहा, 13-14 साल मंत्री रहा। मुझे विधानसभा ने उत्कृष्ट मंत्री के पद से सम्मानित किया गया। तो ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये स्वाभाविक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद में इस इलाके से कुछ कांग्रेस के लोग उनके साथ चले गए हैं। मेरे कांग्रेस में आने के बाद में उनको ऐसा लगा कि शायद एक सीनियर व्यक्ति कांग्रेस में आ गया है, तो शायद उनको वो सारा सहयोग मिलेगा।
और मुझे भी जी जब मैं कांग्रेस में आया और जब कार्यकर्ताओं से मिला तो वाकई मुझे लगा कि मैं वाकई अपने घर वापस आया हूँ, क्योंकि उनके जी अंदर जो स्नेह प्रेम था वो मैंने खुद देखा। और मैं इसीलिए आज से क्या, जब से मैं आया हूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। जी बालेंद्र जी, जिस वक्त आप पहले कांग्रेस में थे उस वक्त ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आपको ग्वालियर चंबल संभाग में लाया गया था और ब्राह्मण वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी तरफ कांग्रेस ने काफी करने की कोशिश भी की थी और कई बार कामयाब भी हुई है। क्या इस बार एक बार फिर से वही ब्राह्मण वोट बैंक को अपने हाथ में कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये बार बार आप जो ब्राह्मण शब्द कह रही है ये मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं है, जी क्योंकि मैं ब्राह्मणों का ही नेता नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूँ। कांग्रेस पार्टी में सब जाति के लोग हैं, ग्वालियर में भी है, ग्वालियर चंबल संभाग में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के आधार पर कांग्रेस पार्टी चल रही हो। कांग्रेस भी एक पक्ष है, लेकिन तमाम अनेक पक्ष भी है और अलग अलग विधानसभाओं के अंदर भी ये जरूरी नहीं है कि सब जगह ब्राह्मण ही ज्यादा हों। लेकिन जी मैं ब्राह्मणों का पक्षधर हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों को देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक कांग्रेस के सिपाही के नाते मेरी जिम्मेदारी सभी समुदायों के प्रति है और उसी हिसाब से मैं आगे काम भी करूँगा। जी बालेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राजनीति ने नया मोड़ लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें राजस्थान से भी नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे राजस्थान में जो राजनीति इस वक्त मोड़ ले रही है उसको लेकर? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पायलट जी क्या करने वाले। अब शायद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ किया उनको लग रहा होगा वैसा ही मैं वहाँ कर दूं, लेकिन वहाँ पर विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश के मुकाबले कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रारंभ में ऐसा लगा कि शायद पायलट साहब भी ऐसा कुछ कदम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आगे वो क्या करने वाले हैं यह भी सुनिश्चित नहीं है। ये भी सही है, उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया है, राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष से उस पद से भी हटा दिया गया है। जो उनके दो प्रमुख मंत्री साथी थे उनको भी हटा दिया गया है। और आज का समाचार पत्र भी ये कह रहा है कि अब पायलट जी ढीले पड़ गए। तो मैं नहीं समझता हूँ आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर कांग्रेस को कोई दिक्कत जाएगी। सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व चलेगी तो ठीक चलेगी। जी बालेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें पहले मध्य प्रदेश में देखने को मिली, उसके बाद में राजस्थान में देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर युवा वर्सेस बुजुर्ग चल रहा है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ, लेकिन युवा वर्ग में कुछ अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। उन अति महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है और पायलट साहब भी है। लेकिन जी अभी जो मध्य प्रदेश में उनको तात्कालिक लाभ मिला है, ये लाभ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। ये चुनाव होने के बाद आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद महसूस करेंगे कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया है। तत्काल लाभ हुआ है, खुद वो राज्यसभा के तो सदस्य बने रहेंगे 6 साल तक, लेकिन उनके साथी जो हैं अब वो इसलिए संतुष्ट होंगे कि वो जो सामान के साथ आए हैं उसी के भरोसे उनका आगामी जिंदगी चलेगी। लेकिन राजनीतिक तौर पे उन सबको दिक्कत और परेशानी होने वाली। जी बालेंद्र जी, जिस तरीके से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कल ही अशोक गहलोत ने ये बयान दिया है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से और चार्मिंग लुक होने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर उतरना पड़ता है। यानी कि उनका जो ये बयान है वो सीधा एक तंज है ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट के ऊपर। ये बात उन्होंने तो सही कही और गहलोत जी ने एक और अच्छी बात कही थी कि अभी पायलट जी की रगड़ाई नहीं हुई है, क्योंकि ये एक आर्थिक तौर से ऊंचे घराने के लोग हैं, रुपए पैसों से मजबूत है और अच्छे घरों से है, तो देखने में अच्छे, कपड़े अच्छे पहनते, शक्ल सूरत उनकी अच्छी है, तो ये बात सही है। लेकिन राजनीति में ये एक छोटा सा अंग है, बाकी तो आपकी प्रतिभा या व्यक्तित्व में केवल कपड़े रहते और शक्ल सूरत काम नहीं आती है। जब व्यक्तित्व अच्छा होता है वो आगे चलता है। और जो गहलोत साहब ने कहा है कि जी की रगड़ाई नहीं हुई, जब इनकी रगड़ाई होगी तब ये एक सही राजनेता बनेंगे, तभी इनकी कीमत बढ़ेगी। जी, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है वो राहुल गांधी पे भी लागू होती है, क्योंकि इंग्लिश और चार्मिंग लुक तो राहुल गांधी का भी है। जी हाँ, ठीक है, तो अगर उनका चार्मिंग लुक है तो है। हम ये थोड़ी कह रहे कि
पायलट जी का चार्मिंग लुक नहीं है या सिंधिया का नहीं है। बड़े चार्मिंग आदमी, बड़े अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका चेहरा चार्मिंग हो, जिनके कपड़े चार्मिंग हो, सब एक से ही होते हैं। उनका व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है। तो ये जो अब चार्म की बात कर, चार्म अपनी जगह है, व्यक्तित्व अपनी जगह है। इसलिए जिनका व्यक्तित्व ठीक होगा, सही होगा, वही आगे बढ़ेंगे। जी बालेंद्र जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जो इस वक्त राजनीति में सबसे ज्यादा और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भुना हुआ है, गुना में जो घटना सामने आई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि गुना में जो घटना घटी है वो अत्यंत अशोभ, निंदनीय है। हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी किसानों की बड़ी दुहाई देते हैं, किसानों के लिए न जाने क्या क्या करने वाले हैं। वो तमाम घोषणाएं हो चुकी, लेकिन जब कमलनाथ जी 14-15 महीने यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और भू माफिया घबरा गए थे, चिंतित हो गए थे कि अब क्या होने वाला है। जो किसानों की दुहाई देता था वो एक अशोकनगर के जिले ईसागढ़ की जगह पर एक अनुसूचित जाति का आदमी, अगर वो जमीन सरकारी भी थी, वो उसमें जोताई कर रहा था, तो एक टीम गई थी। जैसे कि किसी बड़े भारी क्रिमिनल के खिलाफ 15-25 आदमियों की टीम जाए और उन 2 महिलाओं को, अपने पति पत्नी को पकड़ा, उनकी ठुकाई करी। जो वायरल हुआ है वो अपने आप में दिखाई पड़ता है कि एक आदमी को 4 से 8 पुलिस वाले पकड़े हुए हैं, डंडे से पिटाई कर रहे हैं, उसकी पत्नी उसको लेट जाती बचाने के लिए, उसको भी महिला पुलिस इस प्रकार से हटाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार करती है और दोनों को बंद कर देती है। अब जब इतनी बड़ी घटना घट गई है तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने ये किया कि मोदी जी ने वहां के कलेक्टर और एसपी साहब को हटा दिया। अब मैं नहीं समझता हूं कि कलेक्टर और एसपी को हटाने की क्या तुक थी भाई। वो ये दिखाना जताना चाहते थे कि गरीबों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, किसानों के संवेदनशील है कि कलेक्टर एसपी को तत्काल हटा दिया। जांच करवा रहे, जांच करवाते, अगर ये पाया जाता कि कहीं पर कलेक्टर और एसपी की गलती तो दंडित करते। यहाँ तक कि वहां के आईजी साहब को भी हटा दिया। तो इस समय शिवराज सिंह जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं किसानों के प्रति कितना संवेदनशील हूँ। हकीकत ये है, जब प्रशासन ने इतना बड़ा काम किया, इतना गड़बड़ काम किया, तो ये उन्हीं की तो देखरेख में हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनके कार्रवाई से किसान खुश होगा, बल्कि अब आने वाले समय में ये बताया जाएगा कि शिवराज सिंह जी किसानों के और अनुसूचित जाति के कितने पहली हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बालेंद्र शुक्ला जी, ये तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय पंजाब केसरी टीवी को देने के लिए। तो बालेंद्र शुक्ला जी अब आने वाले उपचुनावों में कहीं ना कहीं उतर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट भी मिल सकता है, लेकिन पीसीसी का उपाध्यक्ष बनाने के बाद में उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें अब जमीनी स्तर पर उतारा जाए, क्योंकि 25 सीटों पर उपचुनाव होना है और खासतौर पर जो ग्वालियर चंबल संभाग है वो सिंधिया का गढ़ माना जाता है और सिंधिया आजकल इन दिनों बीजेपी में है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि आखिर कैसे वहां पर कांग्रेस का झंडा गाड़ा जाए। तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।